सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, जब हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं तो मेरे माइंड में क्या चलता है, जेड मानकर। क्या चलता है, जेड मानकर। ठीक है, तो यहां पे हम जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं जेड मानने की जरूरत पड़ेगी, है ना, तभी तो स्थापित होगा मान, फिर बाद में हम स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे सपोज दैट मान के आपके पास लिमिट होता है 1/2 and 4। चूंकि मैंने यही प्रश्न आपको रूपांतरण विधि से ही बना के दिखाया है, तो मैं फिर इसी प्रश्न को चाहता हूं कि विस्थापन विधि से ही, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाए, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ, जेड मानना पड़ेगा। जेड मानने के बाद आपको डीएक्स का मान निकालना पड़ेगा। डीएक्स के बाद आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, नहीं भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ अभी बोला, इसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला है, मैंने कहा कि यहाँ पे जेड हम किसको माने, तो यहाँ पे जेड मानने के लिए आपको जनरली जेड उसी को माना जाता है जो रूट में रहता है, अपॉन में रहता है ना। वैसे आप बनाते बनाते समझ जाओ किसको मानने से क्या फायदा मिलेगा, है ना। तो जेड हम यहाँ पे क्या कर, आप चाहो तो रूट, चूंकि यहाँ पे रूट वाला फंक्शन यहाँ पे इसको हम चाहे तो जेड मानते हैं, है ना। तो आप चाहो तो रूट वाले फंक्शन में, है ना, जेड या जेड स्क्वायर भी मान सकते हो। आप जेड मानोगे तभी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, और जेड स्क्वायर मानोगे तभी आपको आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, है ना। तो मैं यहाँ पे जेड मानकर बनाऊंगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है, माना कि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, माना कि जेड बराबर, ठीक है, 2x+1। ठीक है, चलो इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। क्या दे दिया मैंने, इसे इक्वेशन 1 दे दिया, ताकि मैं बाद में आपको इसको याद दिलाऊं। देखिए यहाँ पे कुछ नई बात जो आप लोग पढ़ चुके हैं, देन यह पुराना बात हो गया कि जेड मानने के बाद प्रतिस्थापन विधि में बहुत साइड डिफरेंशिएशन भी किया जाता है। जेड मानने के बाद प्रतिस्थापन विधि में बहुत साइड क्या किया जाता है, तो यहाँ पे क्या करो, क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करिएगा तो आपको क्या आएगा, dz/dx बराबर d/dx 2x+1। ठीक है, प्राप्त हो गया। यहां पे ध्यान दीजिए कि इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि अब यही ये ऐसे ही रह जाएगा। इसको जो डिफरेंशिएट करूंगा, चूंकि ये जोड़ घटाव के रूप में है, जोड़ घटाव के रूप में है, तो प्रत्येक का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पे क्या करना, मैं आपको देखिए एक एक स्टेप, नियम जो है उसके एक एक स्टेप को फॉलो कर रहा हूं, ताकि आपको जो भी था सब रिवीजन हो जाए, और डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते समय कहीं भी आपको कठिनाई ना नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, d/dx of 2x प्लस d/dx of 1। ठीक है, अब क्या करना है, चलो इसको भी साथ में ले ही चलते हैं। इसको देखो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन एवं इंटीग्रेशन के प्रोसेस में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, d/dx of x प्लस d/dx of 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पे प्रोसेस लगा ही देते, d/dx of 1 यानी d/dx of कांस्टेंट, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, देन फाइंड 0। ठीक है, यहां पे क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बट आपको मैंने बता दिया कि किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये मत मान लीजिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, सॉरी इंटीग्रेशन। ये मत मान लीजिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होगा। इसका आंसर अलग होगा। इसका आंसर ऐसे होगा कि 2 बाहर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्रिया में भी कांस्टेंट बाहर आता है, तो 2 बाहर आएगा, dx आएगा, और dx के बदला में हम क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू एक्स बराबर 2x प्राप्त हुआ। तो इसके बदला में हम यहाँ पे देखें, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मुझे मिला, 2x। ठीक है, सॉरी, इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मुझे क्या मिला, 2x। ठीक है, और बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 रहेगा तब भी 0 आएगा, 4 रहेगा तब भी 0 आएगा, 5 रहेगा तब भी 0 आएगा, यानी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में जब कांस्टेंट के जगह पर केवल 0 रहेगा तब इसका आंसर 0 आएगा, यानी 0 बाहर निकलेगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ dx, तो इसके बदला हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स इक्वल देन 0। ठीक है, तो याद रखिए कि एवरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, लेकिन एवरी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, बाद बाकी का अलग होगा। समझ में आ गया? चलिए हम यहाँ पे अब अगले नियम को फॉलो करते हैं। अगले स्टेप पे देखिए क्या करते हैं। शायद आप लोगों को पूरा याद आ रहा होगा, याद होगा भी, है ना। सब मैं पिछले वाला ही कर रहा हूँ जो पीछे आप लोग पढ़े थे, बस इसको अभी तो मैं ले ही नहीं जा रहा हूँ, उसको बताएंगे आपको क्या करना है। फिर आगे देखिए, dz अपॉन dx बराबर 2, इसका कितना होता है 1, बराबर आपके पास कितना फाइंड हुआ है 2, है ना। यहाँ पे क्या करना है, जब इसका प्रोसेस इंड हो, लास्ट हो, इंड हो, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको dx का मान फाइंड करना है। तो जब dx का मान फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा dz अपॉन 2, इसे समीकरण 2 मान लोगे। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 से टू इक्वेशन 1, यहाँ पे आपको समीकरण यहीं पे लिख देते हैं। चलिए यहीं पे लिखते हैं, समीकरण 1 से आप x का मान फाइंड करोगे, x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, z माइनस 1 अपॉन 2, इसे समीकरण 3 मान लोगे। देखिए मैंने यहाँ पे 3 बात को मुझे गौर करना है, चूंकि 3 को समीकरण मुझे फाइंड हुआ है, 3 बात को गौर करना। पहला समीकरण मैंने क्या किया, z माना, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, dx का मान निकाला और x का मान निकाला। ठीक है, यानी आपके पास 3 को वैल्यू याद रखना पड़ेगा, z का वैल्यू, फिर उनको डिफरेंशिएशन, बहुत सारे डिफरेंशिएशन करके आपको dx निकालना है और समीकरण 1 निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास इतना प्रोसेस करने के बाद, चूंकि इंटीग्रेशन डिफिनिट है, इसलिए आपके पास इस लिमिट को लेकर के 2 ऑप्शन मिलता है। चाहो तो आपने प्रतिस्थापन विधि से बनाया है, आपने प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे चाहो तो आप इस लिमिट को चेंज कर सकते हो, और चाहो तो नहीं भी, ऑप्शन आपके पास 2 है। चेंज करके बनाएंगे तो शायद सुविधा आपको हो सकता है, और नहीं भी चेंज करके बनाएंगे तो कोई बड़ा डिफिकल्ट आपको झेलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिमिट चेंज कैसे किया जाएगा उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में टू इक्वेशन 1, समीकरण पुनः समीकरण 1 से, ठीक है, अगेन इक्वेशन 1। देखिए यहां पे मैंने कहा है कि z बराबर, यहां पे देखिए x का, यहां पे इस बात को ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रश्न दिया हुआ है और उसमें जो लिमिट दिया हुआ है, उस प्रश्न के अंडर आए हुए वेरिएबल के बेस अपॉन दिया हुआ, अर्थात यहाँ पे x के बेस पर ये दोनों दिया गया है, यानी इसमें जो वैल्यू है, ये जो दोनों वैल्यू है, ये x का मान है। क्या है, x का मान है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट चेंज करके उस x के मान को z में चेंज करोगे। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है, बेस अपॉन x, यहाँ पे जो लिमिट दिया है किसके अपॉन में दिया हुआ है, किसके बेस पे दिया है ना, x के लिए दिया हुआ है। लेकिन आपको चेंज करोगे तो आप z के लिए निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, सपोज दैट मुझे चेंज करना है, तो व्हेन जब x का मान कितना है, जब x बराबर, चलो मैं पहले अपर लिमिट को चेंज कर लेता हूँ, चाहो तो लोअर लिमिट पहले चेंज करो। जब x बराबर, यानी जब x के जगह पे अपर लिमिट के जगह पे क्या था 4,
तब देन z बराबर कितना फाइंड होगा बताइए इस समीकरण 1 से। 2 इंटू 4 कितना होगा 2 इंटू 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा 9। यानी आपका ये जो प्राप्त हुआ नया अपर लिमिट हुआ। ठीक है, अब देखिए फिर आपको इसी प्रकार से x बराबर -1/2 ये लोअर लिमिट। ठीक है, देन तब z का मान कितना होगा 2 इंटू -1/2 प्लस 1 2 से 2 कैंसल आउट बराबर 0। देखिए ध्यान दीजिए आपके पास क्या हुआ, यहां पे जो ये फाइंड हुआ ये आपके पास नया अपर लिमिट है और ये आपके पास नया क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक बार फिर रिवीजन करा दूं। समीकरण 1 मान के फिर उसको डिफरेंशिएशन करके z मानने के बाद डिफरेंशिएशन करके फिर क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है समीकरण 3 तक या समीकरण 3 तक। ठीक है, फिर आपको क्या करना है लिमिट चेंज करना है। बस लिमिट चेंज करने के बाद पूरा क्रिया खत्म। फिर आप क्या आ जाओगे नाउ टू क्वेश्चन, अब प्रश्न से। ठीक है, नाउ टू क्वेश्चन, प्रश्न पे आओ। प्रश्न में आप क्या करोगे, प्रश्न को देखो और ये जो प्रोसेस किए हैं उसको देखो और दोनों मिला के क्या करोगे। इस नया लिमिट के जगह पे नया लोअर लिमिट के जगह पे सॉरी इस पुराने लोअर लिमिट के जगह पे नया लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 0, क्योंकि मैंने लिमिट चेंज किया है। अब चेंज हुआ तो सवाल ही चेंज हो गया। ठीक है, पर आंसर एक ही आएगा। ठीक है, प्रश्न चेंज हो गया पर आपका आंसर एक ही आएगा। फिर अपर लिमिट के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा। फिर इस प्रश्न में देखिए x + 2 इसमें x नजर आ रहा है। समीकरण 3 से x का मान रख सकते हैं, तो x का मान रखेंगे तो क्या होगा z - 1/2 प्लस 2। ठीक है, मैंने यहां तक लिख दिया। फिर रूट अंडर इतना के बदला में हम समीकरण 1 में देखिए z माने थे, बस मैंने z लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे dx के बदला में यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए dz/2 है, तो यहाँ पे लिख दो dz/2। बस आप अब क्या करो, आप इस प्रश्न को सॉल्व करो। पहले जो आपके प्रश्न यहाँ पे दिया था उससे नाता खत्म, आपका ये प्रोसेस सब भी खत्म। सिर्फ इसको फॉलो करो आपको आंसर प्राप्त होगा। सिर्फ इसको फॉलो करो आपको आंसर प्राप्त होगा। अब ये जो प्रोसेस जितना भी आप किए थे उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सबको आपने कलेक्ट करके एक जगह कर लिए हैं। ठीक है, सबको आपने क्या किया एक जगह कर लिया। अब इसको फॉलो करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। अब चलिए इंटीग्रेशन 0 to क्या है 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे देखिए यहाँ पे इन दो से और इन दो से। ठीक है, चलो यहाँ पे चलो ठीक है पहले लॉसो कर लेते हैं। आप लोग बोले लॉसो कर लेते हैं। ठीक है, इन दो को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट बाहर। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा z - 1 प्लस 4/2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर रूट अंडर z ऑफ dz। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 1/2 थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तो ये गुना के फॉर्म में है और कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर, तो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास z बच्चा, फिर इसको घटाइएगा तो z + 3 रूट अंडर z ऑफ dz। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करो प्रोसेस थोड़ा और सीधा करो। ठीक है, इसको क्या करना है 1/4। अब आप ब्रैकेट का यूज करो और इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन z के पावर कितना 3/2 ऑफ dz प्लस 3 इंटीग्रेशन z के पावर 1/2 ऑफ dz। ब्रैकेट का यूज करो। अब यहाँ पे क्या करो इस लिमिट को पुट करो 0 और 9। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन घबराइए मत। ठीक है, यहाँ पे यहीं से ध्यान देने वाली बात है। बाकी तो आपको आता ही था, सिर्फ मैंने रिवीजन कराया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा के चलो इसको यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है आपके पास
1/4, फिर क्या है इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन जेड इसका पावर 1/3 ऑफ डी जेड प्लस सॉरी डी एक्स डी जेड इंटीग्रेशन कितना जेड के पावर 1/2 ऑफ डी जेड। बेटा इसमें ध्यान रखना लिमिट को लेते चलो अपना, ठीक है। लिमिट यहाँ पे मैंने दिया है, इसको देखिए यहाँ पे देखिए इसके अंडर में मैंने क्या किया, पहले बताया था मैंने कि इनको मैंने इंडिफिनिट के रूप में छोड़ दिया है और इसको लिमिट लगा के डिफिनिट का पूरा पहचान देते जा रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस हमेशा जो अंडर होता है लिमिट के सिवा जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ होता है किसका, इंडिफिनिट का, ठीक है। डिफिनिट का तभी आता है नियम जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/4 इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने सूत्र बताया था क्या, इंटीग्रेशन x पावर n ऑफ dx बरोबर कितना x का पावर n+1/n+1, ठीक है, प्लस c। तो बेटा मैंने क्या कहा था इस प्रोसेस में c को भूल जाओ, c का चर्चा मैंने नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था c कैंसिल आउट हो जाता है। तो चलिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा इसको रखूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यह 2/3 सॉरी 2/5 जेड 5/2, ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू 2/3 जेड का पावर 3/2। बस लिमिट को आप लेते चलो, लिमिट को लेते चलो बस, ठीक है। 1/4 फिर क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या करेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है आपको ऊपर में, तो ऊपर में जो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना 1/2, ये जो 2 और 2 लेंगे तो ये 2 काट के यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2। फिर आपके पास कितना बच गया जेड का पावर कितना है 1/, ठीक है, प्लस आपके पास अब ये यहाँ पे क्या ये भी तो आपका रद्द हो गया कॉमन लेने के बाद। फिर जेड का पावर 3/2। फिर आप लिमिट को लेते ही चलो, लिमिट को मत भूलना नहीं तो डिफिनिट से आप इंडिफिनिट में चले जाओगे, ठीक है। प्रोसेस दोनों अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इतना कॉमन मिल रहा है इसमें भी, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 इसमें हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं जेड का पावर 3/2, तो बचता है मेरे पास क्या z/5 + 1। अब चलिए लिमिट फिर लेते जाइए, लिमिट को मत भूलिए। अब यहाँ पे 1/2 यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके z√z, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 5। फिर z के स्थान पे हम रखेंगे z + 5, ठीक है। फिर लिमिट आप लेते चलो, यहाँ से देखिए यहाँ से लगभग में ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब मेरा काम क्या है बस लिमिट पुट करना, और लिमिट पुट करने का तरीका क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें क्या करो अपर लिमिट कहाँ पे पुट करो जहाँ जहाँ वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं बरोबर 1/2। अब इसके अंडर में देखिए जेड है, जेड के स्थान पे अपर लिमिट क्या है 9 इंटू √9 यानी 3, ठीक है, इन ब्रैकेट 9 + 5/5, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या पुट किया अपर लिमिट। फिर इनमें से माइनस करना है किसको लोअर लिमिट को, ठीक है। तो लोअर लिमिट को इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। लोअर लिमिट को जो आप पुट करोगे तो क्या होगा देखिए, तो क्या होगा आपके पास क्या है जेड है, जेड के स्थान पे क्या लिखिएगा 0। तो बेटा जब ये इसको 0 करोगे √0 वगैरह वगैरह तो सारा तो 0 हो जाएगा, मुझे लगता है सारा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से चर्चा खत्म ही करो, ठीक है। चलो यहाँ पे उसके बदले में एक 0 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 दीजिएगा तो सारा प्रोसेस 0 कर देगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कितना है 1/2 इनको गुना करो। अब गुना भाग तो खुद कर लोगे ना, कितना है आपके पास, हाँ 27 इंटू 45/5 9/5 गलती मैंने किया, 45 कैसे, यहाँ पे इंटू नहीं ना है 14 न होगा, नहीं होगा
अब देखिए सिंप्लीफाई होगा इन दोनों को गुना करके, और यहाँ पे जो भी आता है आप कर सकते हो ना, 27 × 14/5 जो भी प्राप्त होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना है? अब तो हो गया ना, इसको सॉल्व कर लिए ना। अब देखिए इसमें सिर्फ मुझे क्या क्या था, जेड मानना था, प्रतिस्थापन विधि में जेड मानना था। जेड मानने के बाद आप क्या करोगे, dx निकालोगे, dx के बाद x का मान फाइंड करोगे, फिर चाहो तो आप लिमिट चेंज करो और नहीं तो नहीं करो। नहीं करते तो क्या होता बताइए, नहीं करते तो क्या होता, यहाँ पे ये प्रोसेस होने के बाद आपको फिर से z जहाँ पे मान तो उसमें x का मान रखना पड़ता, फिर x का वैल्यू पुट करना पड़ता, फिर बहुत सारा जो भी है ना उसके बारे में हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए ना? चलो जस्ट कॉपी इट।